स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और एक अंजाम तक पहुंचने की हमारी कोशिश होती है। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, आज हम बात करेंगे धान की खेती पर। यही आज का हमारा विषय है। अगर हम धान की बात करें तो खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। वैसे तो धान की 200 के करीब किस्में हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर हम बासमती और नॉन बासमती के तौर पर इसे जानते हैं। ये वो समय है जब किसान अब बुआई में जुट जाएंगे। कई किसानों ने अभी पौधशाला तैयार की होगी, तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे किसान अच्छा फसल उत्पादन ले सकते हैं, कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें, खेतों की कैसे तैयारी करें। और क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि धान एक तरीके से ऐसी फसल है जिसमें कीट और बीमारियां बहुत आसानी से लग जाती हैं, तो इसका प्रबंधन हमारे किसानों को कैसे करना होगा। तो आज हम इसी पर विचार विमर्श करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। उनसे आपकी हम मुलाकात करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं अनुवांशिकी विभाग पूसा संस्थान नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो कि प्रोफेसर हैं और साथ ही प्रधान वैज्ञानिक है कीट विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रगतिशील किसान भी हैं सरदार प्रीतम सिंह। आप गांव उरलाना खुर्द पानीपत से आए हैं, यहाँ पर हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। आप अपने अनुभव भी साझा करेंगे कि कैसे हमारे किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। आपने कौन कौन सी वैरायटियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है जिसका आप फायदा देख पा रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। धान एक जीवनदायिनी फसल, सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक। ये भारत की 2/3 आबादी सहित विश्व के 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए खाद्यान्न का रूप है। धान की खेती आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका का प्रमुख स्रोत है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े धान उत्पादक के रूप में उभरे भारत देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% योगदान धान के रूप में है। लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी और उपज उत्पादकता दर में गिरावट के अलावा कृषि भूमि, श्रम, जल तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता में निरंतर कमी आने के कारण देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए भविष्य में आहार जुटाना निस्संदेह कठिन कार्य होगा। इसलिए उत्पादित धान के एक दाने को बचाना आवश्यक हो गया है। इस संदर्भ में विभिन्न कीटों द्वारा होने वाले नुकसान पर नियंत्रण करना सबसे अहम कहा जा सकता है। धान की फसल पर कई प्रकार के कीटों और रोगों का प्रकोप होता है और पौधों को खरपतवारों के साथ भी स्पर्धा करनी पड़ती है। इस वजह से धान की न सिर्फ उपज में कमी आती है, बल्कि फसल की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। ये नुकसान औसतन 25 से 33% तक हो सकता है। हरित क्रांति के समय से ही भारतीय कृषक इस प्रकार के नुकसान को कम करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। देश में खपत होने वाले कुल कीटनाशकों में 17% का इस्तेमाल धान की फसल में ही किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण कीटनाशकों के विषाक्त अवशेषों की मात्रा दानों, पौधों, मृदा, जल और वायु में पाई जाने लगी है, जिससे मानव, पशुधन और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की समस्या खड़ी हो गई है। इस कारण कीटों के विभिन्न प्राकृतिक शत्रुओं की जैव विविधता में भी गिरावट देखी जा सकती है। तो अभी हमने रिपोर्ट देखी और चलिए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है और कहा यह भी जाता है कि जहां किसान, जो छोटे किसान हैं, वो धान की लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें धान की खेती का रीढ़ कहा जाता है। लेकिन जानना यह भी ज़रूरी होगा कि क्या धान की खेती इन छोटे किसानों की भी रीढ़ बन सकती है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहूँगी कि धान की खेती क्यों हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है, और हम देखते भी हैं कि किसानों का इसकी तरफ रुझान भी ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धान हमारे देश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसकी खेती करीब 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है
और वार्षिक उत्पादन धान का करीब 104 मिलियन टन चावल का होता है। और प्रति वर्ष हमारे देश से करीब 10.5 मिलियन टन चावल विदेशी बाजार में निर्यात किया जाता है, जिसमें से करीब 4 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात होता है। जी। बासमती के निर्यात से हमें करीब 21,000 करोड़ रुपए सालाना विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। उसी तरह से नॉन बासमती चावल का जो हम निर्यात करते हैं और बासमती दोनों मिलाकर के करीब 35,000 करोड़ सालाना विदेशी मुद्रा का अर्जन हम कर रहे हैं इस समय। तो निश्चित रूप से धान एक बहुत ही मुख्य फसल है जिसकी देश की अर्थव्यवस्था में, किसानों की समृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जी बिल्कुल। और बासमती की निर्यात मांग कैसी रहती है, बात किसी से छिपी नहीं है। हमारे देश में जो बासमती पैदा होता है उसकी विदेशों में धूम रहती है। तो ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि बदलते समय के साथ जलवायु परिवर्तन जैसी भी चीज़ें हम देख रहे हैं और जो खेती का एक अपना तरीका है, ट्रेंड है, वो भी बदल रहा है। तो इसके हिसाब से किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अब मैं आना चाहूँगी डॉक्टर दिनेश आपके पास। अब ये बताइए कि इस वक्त जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार मानसून भी अच्छा है और बहुत सारे किसानों ने रुपाई शुरू भी कर दी होगी और कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी अभी नर्सरी तैयार हो रही होगी, वो भी अंतिम चरण में होगी। तो इस वक्त कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसान अभी धान की खेती के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहेंगे? जी, सबसे महत्वपूर्ण है आपको जो पौध है हमारी वो स्वस्थ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तभी वो खेत में अच्छी पैदावार देगी, अच्छे कल्ले बनेंगे। तो आप अपनी नर्सरी की अच्छे से देखभाल करें, उसमें जो कीड़े बीमारी अगर आते हैं उनका नियंत्रण करें, खरपतवार बाहर निकाल लें। और इसके अलावा उसमें जल प्रबंध भी बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मान लीजिए आने वाले दिनों में, तो आपको शाम के समय सिंचाई करनी है और उसमें अगर पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है, पौध पीली हो रही है, तो आप आवश्यकता अनुसार उसमें जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। और फिर जब अभी भी समय है, जो किसान भाई धान की खेती करना चाहते हैं वो नर्सरी लगा सकते हैं। खास करके जो कम अवधि में पकने वाली किस्में हैं उनकी नर्सरी अभी आप तैयार कर सकते हैं और जुलाई में उसकी रोपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हम रोपाई करते हैं तो रोपाई में भी कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। शुरू में हम पडलिंग करते हैं, कादो काटते हैं, 8-10 सेंटीमीटर पानी खड़ा करके उसमें 2-3 बार पडलर से या हैरो से या टीलर या देसी हल, जो भी यंत्र आपके पास है, खेत तैयार करते हैं और फिर हम उसमें रोपाई करते हैं। और रोपाई में भी ध्यान रखना होता है हमको कि सही दूरी पे लगाएं। कई बार किसान भाई बिना एक पौधा यहाँ लगा दिया, दूसरा वहाँ लगा दिया, तो इसको अगर पंक्तियों में हम लगाएं तो अच्छा रहेगा। इसके लिए आप 20 सेंटीमीटर दूरी पे बिल्कुल, ऐसे मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है। मैं आगे किस्मों के बारे में ही बात करूंगी डॉक्टर सिंह से, लेकिन उससे पहले प्रीतम जी मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि पानीपत की अगर बात करें तो यहाँ पर तो कह सकते हैं कि प्रगतिशील किसानों के लिए जाना जाता है ये, और धान की खेती भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर की जाती है। आप बताएं कि आपने क्या नया किया धान की खेती में और इस बार आप कौन से किस्म ले रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी बताएं। जहाँ तक किस्मों का सवाल है तो मैं तकरीबन 100-110 एकड़ की मैं खेती करता हूँ। तो उसमें हमारी सारी किस्में जो हम बासमती उगाते हैं, नॉन बासमती नहीं उगाते। तो जिसमें हमारे पास काफ़ी किस्में हैं, हमें IRI ने बड़ी अच्छी अच्छी किस्में दी हैं, जिसमें हम पहले PB1 उगाते थे, लेकिन अभी जो पूसा 6 के नाम से काफ़ी फेमस है, 1401 के नाम से भी उसको जाना जाता है, ज़्यादातर हम उसको उगा रहे हैं। उसके अलावा 1121 उगा रहे हैं, 1509 उगा रहे हैं। तो ये तो किस्मों का चयन की बात थी। तो काफ़ी अच्छा हमें इसका क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा दाम भी मिल रहा है, उससे काफ़ी हमारी प्रोग्रेस भी हुई है। इन वैरायटियों का काफ़ी रोल है हमारे जीवन में। उसका नया करने का ये था कि जैसे आगे आगे अब आ रहा है कि खेती की काफ़ी समस्याएं कि प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचाया जाए। जी बिल्कुल, पानी एक बड़ी, तो उसमें पानी एक सबसे बड़ा जो रोल है वो पानी का है। तो पानी को बचाने के लिए हम काफ़ी नए नए तरीके अपना रहे हैं कि जैसे पानी को की मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे। उसमें हम पडलिंग मेथड के साथ साथ हम DSR भी स्टार्ट किया है कि पानी को हम कैसे सेव करें। DSR, हाँ जी, डायरेक्ट सीड ड्राइव, जो हम सीड ड्रिल से बो रहे हैं, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं सेम उसी तरह हम इसको सूखे खेत में भी बो रहे हैं। तो इसमें मेन अभी उसका अलावा
जो आगे आने वाले समय में कि धान के पुआल को कैसे मैनेजमेंट करना है कि आग ना लगाया जाए, वातावरण को कैसे बचाया, तो उस पर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपकी बातों से ये ज़रूर मालूम हो रहा है कि आप जो पर्यावरण है उसकी तरफ अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसीलिए इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपसे बात हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंह साहब, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि किस्मों का जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत कुछ धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है वो बदल रही है। पानी की अगर हम बात करें तो कई जगह पानी सलाइन हो रहा है। इसके अलावा जो एक जलवायु का भी जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बताइए कि क्या हमारे जो किसानों को किस्में भी बदलने की ज़रूरत है या फिर जो पारंपरिक तौर पर वो करते आ रहे हैं वही बेहतर है? क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से जो उन्नत किस्में हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है उत्पादन को बढ़ाने में और उत्पादन में स्थिरता लाने में। जी। तो इस दिशा में अगर हम देखें तो पूसा संस्थान के द्वारा, जो कि बासमती अनुसंधान में अग्रणी भूमिका रही है इस संस्थान की, सबसे पहले 1989 में हमने पूसा बासमती 1 किस्म का विकास किया। फिर 2003 में पूसा बासमती 1121, 2007 में उन्नत पूसा बासमती 1 जिसको कि झुलसा रोग जिसमें नहीं लगता है, और 2008 में पूसा बासमती 6 जिसको 1401 के नाम से जानते हैं ये किस्म आई, और 2013 में पूसा बासमती 1509 जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है, करीब 120 दिन के अंदर इसका विकास किया गया। और अभी हाल के ही गत वर्षों में हमने कुछ किस्मों का विकास किया है जिसमें कि पूसा बासमती 1637 ये किस्म है जो कि पूसा बासमती 1 का सुधार करके बनाया गया है और इसमें झोंका रोग जिसको ब्लास्ट की बीमारी कहते हैं वो बिल्कुल नहीं लगती है। उसी तरह से पूसा बासमती 6 यानी कि 1401 का सुधार करके उसमें पत्ती के झुलसा रोग के लिए रोगरोधी का क्षमता का विकास किया गया है और एक नई किस्म पूसा बासमती 1728 निकाली गई है। और इस वर्ष हमने पूसा बासमती 1637 का बीज किसानों को दिया है सीमित मात्रा में, क्योंकि अभी हाल में ही किस्म निकली है और अगली वर्ष इन दोनों किस्मों का बीज हम पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराएंगे। 1637 के बारे में आपने बताया, तो इसकी खासियत क्या है? 1637 जैसा कि मैंने बताया कि यह पूसा बासमती 1 जो हमारी काफ़ी प्रचलित किस्म, सबसे पहली बौनी बासमती किस्म थी, उसका सुधार है और इसमें झोंका रोग यानी कि ब्लास्ट की बीमारी नहीं लगती है। तो ब्लास्ट बीमारी नहीं लगने से ऐसा होता है कि इसमें जो दवा का छिड़काव करते हैं, बहुत सारी जो फफूंदनाशी दवाओं का छिड़काव करते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी संदर्भ में यह बात भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसमें चूंकि धान की रुपाई का समय चल रहा है तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पौध की उम्र है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्में जैसे पूसा बासमती 1509 जिसका काफ़ी रकबा इस बार लग रहा है, तो उसके पौध की उम्र 25 दिन से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किस्म जो है कम समय में पककर तैयार हो जाती है। जो किस्में 155-150 दिन की हैं उसकी पौध 25 से 30 दिन की भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कम अवधि की किस्मों की पौध की उम्र 25 दिन से कम इसकी रोपाई हो जानी चाहिए, तो उत्पादन में स्थिरता आएगी। जी बिल्कुल। चलिए, पौधशाला के बारे में आपने बात की तो मैं डॉक्टर सुभाष आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना नर्सरी में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना बेहतर आपका पौध होगा आगे उतनी अच्छी फसल होगी। और यहाँ पर भी हम जानते हैं कि बहुत नाजुक होती है। अगर हम धान की बात करें तो पौधशाला में भी कई तरह की बीमारियां लगने की आशंका रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर पोषण की बहुत ज़रूरत होती है। तो किस तरीके का पोषण प्रबंधन हमारे किसान जिनकी अभी पौध अभी तैयार नहीं है पूरी तरीके से वे करें, और शुरुआती दौर पर ही जो बीमारियां हैं उसकी आशंका कम कैसे की जाए? हाँ जी हाँ, धान की फसल जो है बरसात में उगाई जाती है और बरसात का जो मौसम है वो कीड़े और बीमारियों के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होता है। और नर्सरी का, जहाँ तक नर्सरी का सवाल है, कई बार नर्सरी में भी कीड़े और बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। तो जो मुख्यतः कीट जो नर्सरी में लगते हैं, जैसे पत्ता लपेटक का प्रकोप हो जाता है या टिड्डियाँ जिसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं, और कई बार सफेद पाउडर वाली समस्या भी आ जाती है, उनका प्रकोप हो जाता है। तो उसके लिए किसान भाई अगर उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप आ रहा हो तो एक क्विनल फॉस करके एक कीटनाशक आता है 25%, उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं नर्सरी में। इसके अलावा जब नर्सरी तैयार हो जाए और उसको खेत में लगाने की तैयारी कर रहे हो तो इसका ध्यान रखें कि जो नर्सरियों की चोटियों पे कई बार तना छेदक जो एक कीट आता है जो काफ़ी बाद में सफ़ेद वालियाँ जिसका प्रकोप सफ़ेद वालियों के रूप में नजर आता है, उनको आप चोटियों को काट के उनको एक जगह नष्ट कर दें ताकि उसमें आपके तना छेदक और जो एक हिस्पा कीट आता है बाद में, काले रंग का हिस्पा कीट भृंग होता है, उसके अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो उनका खेत में फैलाव से वो
बच जाते हैं। जी जी। इसके अलावा जब खेत में जो आप शुरुआत में फिर खेत में जब रुपाई हो जाती है तो उसमें पत्ता लपेटक या तना छेदक का प्रकोप आता है। पत्ता लपेटक जो है जो पत्तों के हरे पदार्थ को खा के उनको जो है उसमें उनको छल देता है, तो इसको फोल्ड बन जाते हैं और अधिक प्रकोप की अवस्था में वो पत्ते सफेद नजर आते हैं। इसी प्रकार तना छेदक जो है वो उसके जो तने को काट देता है तो उसमें जो है सूख जाते हैं और उनको आसानी से निकाला जा सकता है। उनको बचाव के लिए किसान भाई शुरू में कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड एक दानेदार कीटनाशी आता है 4%, उसका 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव कर सकते हैं। और किसान भाइयों को एक और भी ध्यान रखना कि यूरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप ना करें। किसान भाई ज्यादातर यूरिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसके अधिक प्रयोग से बचें क्योंकि उसमें कीड़ा और बीमारियों का प्रकोप काफी बढ़ जाता है। ठीक है। डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो बात रही कि कौन कौन सी बीमारियां या फिर कीट पौधशाला में ही लग सकती हैं और रुपाई के वक्त कैसे इससे बचाव हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई विशेष स्ट्रेटजी हमारे किसान अपना सकते हैं या फिर कई ऐसे तरीके, तो हमने दवाओं का नाम बताया, लेकिन कोई और तरीके हैं जिससे हमारे किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकें? देखिए, जो धान की नर्सरी है या पौधशाला है उसमें जो किसान भाई अभी भी लगा रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कि 1800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र काफ़ी होता है 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए। तो इसमें कम से कम 800 से 1000 किलो गोबर की गली सड़ी खाद, 10 से 12 किलो यूरिया और 15 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 5 से 6 किलो पोटाश और 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक, ये आप जरूर डालें अपनी नर्सरी में जब आप बुआई कर रहे हैं, उसके खेत अच्छी तरह से मिला दें। फिर जिन किसान भाइयों की नर्सरी बड़ी हो गई है उसमें अगर पीलापन आता है, पीलापन कई बार नाइट्रोजन की कमी से भी आ जाता है। शुरू में जैसे मैंने उर्वरक बताए, अगर आपने नहीं डाले तो आपकी नर्सरी पीली हो सकती है। उस दशा में आप करीब 8 से 10 किलो यूरिया का बुरकाव 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कर दें। कभी कभी लोहे की कमी हो जाती है, जैसे किसान ऊंचे की जमीन पर नर्सरी लगाते हैं या पानी नहीं रुकता, तो उसमें आप 0.5% आयरन सल्फेट का छिड़काव करके उसको पौध को अपनी स्वस्थ बना सकते हैं। जी, ये ध्यान रखें। चलिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर अभी हमने चर्चा की। हमने किस्मों के बारे में जाना, साथ ही ये भी जाना कि नर्सरी में कौन कौन सी बीमारियां या फिर कीट लग सकते हैं, और हमारे जो किसान, प्रगतिशील किसान हमारे साथ प्रीतम जी हैं, उन्होंने भी बताया कि वो किस तरीके से पर्यावरण के अनुकूल जो खेती होनी चाहिए उसे अपना रहे हैं। कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम बात करेंगे, मसलन पानी की बचत कैसे करें, इसके अलावा खेत में जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसको कैसे हमारे किसान अपनाएं, इन सभी मसलों पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ब्रेक के बाद विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं धान की खेती के बारे में, और इस विषय को हमने इसलिए भी शामिल किया है क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, उन किसानों के लिए जो कि धान की खेती करते हैं और वो इसकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। मानसून आ चुका है और बिल्कुल उपयुक्त जो स्थिति है धान के लिए बनी हुई है, इसलिए कोई चूक ना हो जाए और कौन सी नई नई वेराइटी है, कौन कौन सी नई नई तकनीकें हैं जो कि हमारे किसान अपना सकते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। समेकित कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे IPM के नाम से जाना जाता है, कीटों से बचाव के सुरक्षित तरीके के रूप में विश्व में हाल के वर्षों में तेजी से उभरा है। पर्यावरण हितैषी युक्ति IPM विभिन्न प्रकार की चुनिंदा तकनीकों जैसे कीटरोधी किस्मों को अपनाना, उपयुक्त कृषि पद्धतियों, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, पर्यावास परिवर्तन, जैविक नियंत्रण
और आवश्यकता आधारित कीटनाशकों के प्रयोग का उचित मिश्रण है। स्थान विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित इस प्रणाली का जब गांव या समुदाय आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तो अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार पौधों की अपनी प्रतिरोधक क्षमता, उपयुक्त कृषि पद्धतियों, जैविक नियंत्रण की विधियों और आवश्यकता आधारित रासायनिक नियंत्रण के समन्वयन की बदौलत किसानों को आईपीएम अपनाने से अधिकाधिक उपज और आर्थिक लाभ मिल सकता है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में भी कई महत्वपूर्ण बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं और हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। एक प्रगतिशील किसान भी हैं हमारे साथ। प्रीतम जी आप अभी कुछ कह रहे थे, कुछ आप पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल डॉक्टर ए.के. सिंह जी से है कि धान में जैसे बासमती धान की कुछ वैरायटियों में 1121 या 1509 में या 1401 में बकानी की काफी समस्या चल रही है। कई किसानों के हमारे पास कॉल भी आते हैं समस्या को लेकर। तो डॉक्टर साहब उसके प्रबंधन के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से जानकारी दें कि उसका हम कैसे कैसे किसान भाई प्रबंधन करें कि बकानी से निजात पाई जा सके। जी। तो जहाँ तक बकाने बीमारी का प्रश्न है, यह बीमारी एक फफूंद है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई बोलते हैं, और जब ये धान के पौधों में लगती है तो उसमें जिब्रेलिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसकी वजह से पौधे लंबे हो जाते हैं और बाद में चल करके सूख जाते हैं। शुरू की अवस्था में भी बकाने आती है जिसको फुट राट के नाम से जानते हैं, जड़ गलन, और उसमें पौधे सड़ जाते हैं रोपाई के बाद ही जो है। तो इसके निजात पाने के लिए इसे ज़रूरी है कि बीज का उपचार तो निश्चित रूप से करें, और उसके लिए हम ये सुझाव देते हैं कि 10 ग्राम बावस्टीन 10 लीटर पानी में और घोल करके उसमें बीज को 24 घंटे डुबो करके रखें। वो मैं जानता हूँ कि हम लोग शुरू से सुझाव देते रहे और किसान भाई निश्चित रूप से बीज का उपचार किए होंगे। दूसरा सावधानी इसमें बरतने वाली बात यह है कि जब रुपाई से पहले पौध उखाड़ने के बाद आप बावस्टीन का एक घोल बना लें, जिसमें कि 1 ग्राम बावस्टीन ले लें, उसको 1 लीटर पानी में घोल करके और उखाड़ी हुई पौध की जड़ों को उस घोल के अंदर डुबो करके रात भर रख दें। तो इससे बकाने से ग्रसित जो पौधे होंगे उनका जो है पूरी तरह से इलाज हो जाएगा, और इस पौध की जो रुपाई आप खेत में करेंगे तो बकाने की समस्या नहीं आएगी। तो इसका ध्यान अभी चूंकि अब रुपाई शुरू होने वाली है तो इस बात का विशेष रूप से किसान भाई ध्यान दें, ये मेरा अनुरोध है। जी बिल्कुल। तो क्योंकि रुपाई शुरू होने वाली है तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। बकानी की जो समस्या हमारे खुद एक किसान ने बताई, प्रीतम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, यानी किसान जिन जिन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं उन्हें हम ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर दिनेश, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने बताया कि ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पानी की बचत करें, तो ये बताया कि धान, क्योंकि धान की अगर हम बात करें तो बिना पानी के एक समय था कि हम सोच भी नहीं पाते थे कि बिना पानी के भी हम धान कर सकते हैं या फिर कम पानी में कर सकते हैं। यही एक धारणा बनी रहती थी कि जितना पानी अधिक होगा उतनी अच्छी फसल होगी। तो ये बताएं कि क्या अब इसमें भी कुछ साइंटिफिक तरीके हैं, क्या किसान उसे अपना रहे हैं, इसके बारे में क्या विस्तार से बताना चाहेंगे? देखिए, धान उगाने की कई विधि हैं जो हमारे किसान भाई अपनाते हैं। एक तो ये है कि पानी खड़ा करके रखते हैं, पहले पडलिंग करते हैं, कादो काटते हैं, फिर रोपाई करते हैं, फिर उसमें क्या है पानी बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें करीब 1250 मिलीमीटर से लेके और 1500-1800 मिलीमीटर तक पानी लगता है। लेकिन अगर यही हम सीधी बिजाई से करें अगर धान की बुआई तो ये पानी कम लगेगा और ये आपका 800-900 मिलीमीटर पानी लगेगा। तो जिन किसान भाइयों के पास पानी के साधन उपलब्ध नहीं है और सिंचित दशा में वो धान की खेती करना चाहते हैं, यानी पानी कम है, तो वो सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। या कई बार श्रमिक वगैरह नहीं मिलते आजकल पंजाब हरियाणा में, तो कुछ किसान भाइयों ने शुरू कर दिया है सीधी बिजाई करना। सीधी बिजाई एक तकनीक है। साथ ही साथ जो किसान जो परंपरागत विधि से धान उगा रहे हैं पानी पडलिंग करके, उनको भी ये सलाह दी जाती है कि लगातार बहुत ज़्यादा पानी खड़ा करके ना रखें, आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पानी रखें। हो सकता है आपको जल्दी सिंचाई करनी पड़े, लेकिन पानी आपका कम खर्च होगा। जहाँ तक सीधी बिजाई की बात है, ये आप 2 दशाओं में कर सकते हैं। एक तो खेत की जुताई करके अच्छे तरह से, आप सीड ड्रिल मशीन आती है जो गेहूं बोने वाली मशीन है, उससे भी आप सीधे सीधे बुआई कर सकते हैं, हल से कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ किसान भाई जो संरक्षण कृषि अपना रहे हैं, उसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, उसमें आप
रबी की जो आपने फसल काटी है उसके बाद सीधे समय आने पर धान की सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। इसमें पानी की बचत जी। प्रीतम जी, कितना फायदा है इसका, क्योंकि आपने भी इसका जिक्र किया था कि आप पानी की बचत के लिए इस विधि को अपना रहे हैं, तो क्या गुणवत्ता पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है या फिर अच्छी उपज होती है, दाने अच्छे बनते हैं, क्या बताना चाहिए? इसमें जो सीधी बुआई है धान की, गुणवत्ता का अगर आप मैनेजमेंट अच्छी तरह करते हैं तो गुणवत्ता का इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं आता है। बीमारियां भी मैंने सुना कम लगती हैं। बीमारियां के बारे में जैसे हम बहुत ज़्यादा पानी खड़ा करेंगे तो उसमें फंगस की बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो इसमें क्यों हम पानी जरूरत के हिसाब से देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं खड़ा करेंगे तो कुछ हद तक कुछ बीमारियां जो ज़्यादा पानी से लगने वाली हैं उनसे बचाव हो जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें थोड़ा कीट का अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो थोड़ा नियंत्रण में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसमें किसान भाइयों को अगर मैनेजमेंट सही करें, उसका पौधे से लाइन की दूरी अगर हमारी सही रखें तो उसको समय समय पर देखते रहें तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। बहुत आसानी से और बल्कि बेहतर उत्पादन के लिया जा सकता है। क्यों कि आज लेबर की बहुत ज़्यादा समस्या है। ट्रांसप्लांटिंग जो रोपाई वाला धान में उसमें हमारे जो वैज्ञानिकों की सिफारिश है उसके मुताबिक पौधे लग ही नहीं पाते। 1,32,000 पौधों की सिफारिश करते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा कि हमारी लेबर उसको 70-80 हज़ार से ऊपर जा ही नहीं रही है। तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट जो हैं वो प्लांट पॉपुलेशन हमारी मेंटेन नहीं हो पाती रोपाई में, तो हमारा पैदावार को हम कवर करने के लिए यूरिया की एक्सेस मात्रा देते हैं। तो इसमें हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं। प्लांट पॉपुलेशन बुआई के समय हम कंप्लीट करके तो काफी हमें खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। निमेटोड वगैरह। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे पानी का बहुत ही अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया है और उसमें इसमें आपके जो कीड़े, एक कीड़ा आता है हमारे ब्राउन प्लांट हॉपर, उसके लिए भी हम कहते हैं कि आप लगातार खेत को लगातार पानी से भर के मत रखिए और तभी डालें जब उसकी जरूरत हो, कि पता लग जाता है कि कब पानी की जरूरत है। तो उसमें ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप काफी कम हो जाता है और उसकी लगातार निगरानी करते रहेंगे और यूरिया कम डालेंगे तो आपको उसकी समस्या से निजात मिल सकता है। जी जी। डॉक्टर सिंह, जैसे कि अभी हमने बात कर ली, कई जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें रहती हैं इस दौर के हिसाब से, यानी कीट ना लगे, आपकी नर्सरी अच्छी हो, रुपाई में जो ज़रूरी बातें हैं उनका ध्यान रखा जाए। यहाँ पर मैं आपका ध्यान बासमती की ओर भी आकर्षित करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो बासमती है, जो एक किस्म है एक तरीके से कहा जाए, बासमती नॉन बासमती हम मोटे तौर पर जानते हैं, विदेशों में इसकी अच्छी मांग रहती है, लेकिन कई इसमें शिकायतें भी आ रही हैं। मसलन इसकी खुशबू जितनी पहले हुआ करती थी उसमें कमी हम कह रहे हैं, इस तरह की समस्याएँ हैं, जो दाना है वो उतना बड़ा नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक बासमती की गुणवत्ता का सवाल है तो हमारा एक सुझाव रहता है किसान भाइयों को कि जो कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509, तो इसकी रुपाई थोड़ा सा देर से करें, करीब 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में करें, क्योंकि 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। अगर पहले लगाएंगे तो सितंबर के महीने में पक जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उसमें तापक्रम ज़्यादा होने की वजह से दाने में खुशबू में थोड़ी कमी आती है। तो अगर इसकी रुपाई 20 जुलाई के आसपास करेंगे तो फिर ये अक्टूबर में जाकर के पकेगी, फिर गुणवत्ता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो किस्में हैं 1121 है, 1401 है, तो वो देर से अक्टूबर के महीने में ही पकती हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और उनकी पूरी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। लेकिन इस संदर्भ में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है मैं यहाँ पे चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ कि अभी यूरोपियन यूनियन से जो हमारे देश से बासमती काफ़ी मात्रा में आयात करता है, तो वहाँ पर ये समस्या आ रही है कि कई बार लोगों की ऐसी शिकायत आ रही है कि उसमें कुछ जो फफूंदनाशी दवाएं हैं उनका अवशेष पाया जाता है और उसमें एक प्रमुख फफूंदनाशी दवा है जिसका प्रयोग किसान भाई गर्दन तोड़ बीमारी यानी कि नेक ब्लास्ट के लिए करते हैं और वह दवा है ट्राईसाइक्लाजोल, जो कि बाजार में बीम, बाण, सिविक आदि नामों से मिलती है। तो इसके अवशेष की जो लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है, वो यूएस में 3 ppm है और यूरोपियन यूनियन में पहले 1 ppm हुआ करती थी, लेकिन अब जो है यूरोपियन यूनियन ने यह निर्णय लिया है कि इसकी मात्रा को घटा करके 0.01 ppm, जो बहुत ही कम मात्रा है, वहाँ पर ले जा रहे हैं और उस कम मात्रा में भी अगर इसके अवशेष पाए जाते हैं तो वो बासमती का हमसे रिजेक्ट करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस साल जब अपनी बासमती की फसल वो उगाने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ट्राईसाइक्लाजोल जो दवा है उसका प्रयोग
करने में विशेष सावधानी रखें। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये बहुत कामयाब दवा है और काफ़ी किफ़ायती दवा है। तो इसके प्रयोग का समय बहुत ज़रूरी है। और जब बाली गाभे में हो, बाली निकलने से करीब 10-1 दिन पहले इसका छिड़काव कर दें और 20 से 25 दिन के अंदर दवा का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और ये अवस्था जो है अलग अलग किस्मों में अलग अलग समय पर आएगी। जैसे कि 1401 में गर्दन तोड़ की बीमारी आती है, पूसा बासमती 1 में गर्दन तोड़ की बीमारी आती है। तो पूसा बासमती 1 में रोपाई के बाद करीब 90 दिन की फसल हो, उस समय इसका छिड़काव करें और करीब करीब ऐसे ही 95 दिन 100 दिन के अंदर ही छिड़काव करें इस दवा का, जो है पूसा बासमती 6 यानी कि 1401 में। अगर ऐसा करते हैं तो फिर दवा का अवशेष मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी और आपकी मांग जो है बनी रहेगी, दाम भी आपको अच्छा मिलेगा। जी प्रीतम जी, कुछ और शायद आपके सवाल थे, कुछ और सवाल आप यहाँ पर रखना चाहते हैं? मेरा डॉक्टर साहब जी एक तो सवाल ये था कि कुछ किसानों को सरकार, जैसे सभी के अलग अलग पेटेंट हैं, तो क्या बासमती किसानों को भी सरकार कुछ संरक्षण दे रही है कि भाई सभी लोग, जैसे कि क्या है कि जब डॉक्टर साहब ने बताया कि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, गुणवत्ता का जो सीधा संबंध तापमान से है, तो कई प्रदेशों का तापमान बहुत ज्यादा रहता है, वहाँ का जो वातावरण है वो बासमती के अनुकूल नहीं है, तो वो हमारी बासमती में आकर के मिक्स तो होकर के हमारी क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। तो कोई ऐसा सरकार संरक्षण दे रही है किसानों को, या कोई ऐसा एरिया निर्धारित किया गया है कि इससे बाहर आप बासमती नहीं उगा सकते? डॉक्टर साहब इसके बारे में जी आई शायद जो एक इसको लेकर कहा जाता है। जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है प्रीतम सिंह ने। जीआई एक माध्यम है जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको संरक्षित करने का, जिसको हम बताएंगे। जी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, या इसको हम भौगोलिक उपदर्शन हिंदी में कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता तभी आएगी जब इसको एक निर्धारित क्षेत्र में उगाया जाएगा। उस निर्धारित क्षेत्र से बाहर अगर इस उत्पाद को उगाया जाएगा तो वो गुणवत्ता नहीं आएगी। तो ऐसे उत्पादों को जीआई के अंदर संरक्षित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं बीकानेरी भुजिया है, या आगरे के पेठे की बात चल रही थी, अल्फांसो आम की बात चल रही थी, उसी तरह से बासमती को भी भौगोलिक उपदर्शन में शामिल कर लिया गया है और इसको इसमें संरक्षित किया गया है। और इसके लिए 7 राज्यों को चिन्हित किया गया है जहां पर बासमती की खेती की जा सकती है। उसमें जम्मू कश्मीर में जम्मू के 3 जिले हैं, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश के 27 जिले हैं मात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावे उत्तराखंड है। तो इन 7 राज्यों में ही बासमती की खेती अगर की जाती है और उससे जो उत्पाद मिलेगा उसको बासमती का नाम दिया जाएगा। इससे बाहर इसकी खेती अगर करेंगे तो उसमें गुणवत्ता नहीं आएगी और वहां से उत्पादित चावल को बासमती का नाम नहीं दिया जा सकता है और बासमती के नाम से उसको हम निर्यात नहीं कर सकते हैं। अब रही बात किस प्रकार से इसको लागू किया जाए किसानों के स्तर पर, वो बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो एपीडा हमारी गवर्नमेंट की संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, उसके द्वारा एक बहुत बृहद स्तर पर प्रोग्राम चलाया जाने वाला है भविष्य में, जिसमें कि जितने बासमती किसान हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा। तो हर किसान जो बासमती, करीब 20 लाख किसान हैं जो कि बासमती की खेती इन 7 राज्यों में कर रहे हैं, इन सारे किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। उसमें इस बात को भी निर्धारित किया जाएगा कि कौन किसान कितने क्षेत्र में बासमती उगा रहा है, ताकि कहाँ से उत्पादन हो रहा है और इसके संदर्भ में कोई भी जानकारी अगर देनी है तो सारे किसानों का जो आंकड़ा है एक जगह उपस्थित है। वहाँ से कीट नियंत्रण, बीमारी का नियंत्रण, समसामयिक विषयों के ऊपर जो चर्चा है उनको ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत किसानों को जानकारी सरकार के द्वारा दी जा सके, यह प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है। तो इससे निश्चित रूप से बासमती की गुणवत्ता को बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, आपने अभी ये बताया कि बासमती की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। 7 ऐसे राज्य हैं और उनके जो चुनिंदा जिले हैं वहीं पर आप बासमती की खेती कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि प्रीतम जी का सवाल था, मुझे लगता है कि इनकी बात में कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा है कि ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बावजूद भी कई जगह ऐसे हैं जो बासमती की पैदावार की जा रही है, फसल ली जा रही है, शायद यही वजह है कि गुणवत्ता में कमी आ रही। तो क्या इसको लेकर भी कुछ किया जा रहा है? तो निश्चित रूप से जो जीआई लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक बार भौगोलिक उपदर्शन बासमती के ऊपर लागू हो गया पूर्ण रूपेण, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण इन माध्यमों से किया जाएगा कि जो गैर बासमती उत्पादन के क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर कोई पैदावार होती भी है तो उसको बासमती में शामिल नहीं किया जाएगा, न तो उसको बासमती का नाम दिया जाएगा। किसानों को भी नुकसान होगा अगर वो बासमती बिल्कुल। और उससे बड़ी चीज़ है कि हम प्रति वर्ष करीब
22,000 करोड़ रुपए का बासमती हम निर्यात कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं और इसकी गुणवत्ता बनाए रखना सरकार की, किसानों की और इसके जितने स्टेक होल्डर हैं सबकी जिम्मेदारी है और सबको इसमें भाग लेना, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मिलर्स हो, सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें अपनी भागीदारी दें और बासमती का नाम हमेशा बना रहे। जी बिल्कुल, तो अभी हमने बासमती पर चर्चा की। बहरहाल इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार का सपना है कि 2022 तक हमारे जो किसान हैं उनकी आय दुगनी हो, खास तौर पर सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनकी तरफ की सरकार का फोकस बहुत अधिक है। तो धान की खेती कैसे इन किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकती है, कौन कौन से कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विषय है धान की खेती और इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बातें कार्यक्रम में निकलकर सामने आई। आशा करते हैं कि जो किसान हमें देख रहे हैं, जो धान की खेती करते हैं, उनके लिए ये बहुत लाभप्रद होंगी। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब जानना चाहूँगी सुभाष जी, आपके पास आना चाहूँगी कि हम पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमारे किसान कैसे कर सकते हैं, इसका क्या लाभ होता है? हाँ, जैसे कि आपने कहा कि आजकल हम कीड़ों के प्रबंधन के लिए सिर्फ कीटनाशियों की बात नहीं करते, समेकित कीट प्रबंधन की बात करते हैं। और भारत सरकार ने 1985 से इसको अपनी एक स्टेट पॉलिसी के रूप में अपनाया हुआ कि हम जो भी कीटों का प्रबंधन करेंगे वो आईपीएम से करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ कीटनाशकों पर निर्भर न रह के दूसरे तरीकों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे बहुत सी शस्या क्रियाएं हैं, यानी जैविक तरीके भी अपना सकते हैं। हाँ, जैविक तरीके भी अपना सकते हैं। तो इसके लिए मैं धान के लिए जो जिस धर्म में कहूँगा कि एक जो तना छेदक आता है उसके लिए किसान भाई फिरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। फिरोमोन ट्रैप जो स्कर्पोल्योर है, तो उसमें कीड़ा आता है जो सफेद वाली करता है। तो उसके लिए किसान भाई जो है उसके लिए या तो निगरानी के लिए 2 फिरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगा सकते हैं, या उनको मास ट्रैपिंग के लिए 5 फिरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाए। तो उसमें जितने भी नर पतंगे होते हैं उसमें आके फंस जाते हैं और उनका प्रजनन कम हो जाता है, जिससे उनकी संख्या कम हो जाती है और फसल का नुकसान कम होता है। दूसरा, किसान भाइयों को यह भी जानना चाहिए कि हमारी फसल में सिर्फ हानिकारक कीड़े नहीं होते, बहुत से मित्र कीड़े भी होते हैं, जैसे मकड़ियां हैं, कई भृंग हैं। तो उनको पहचान में पता होना चाहिए कौन सा लाभकारी है, कौन सा हानिकारक है। और जहां तक इस तरह से जैसे कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से करना चाहिए कि जहां जहां जैसे मकड़ियों के जाले हैं तो उनको कम से कम वहां उनका स्प्रे ना करें, ताकि जब कीटनाशकों का असर खत्म हो जाए तो फिर वो फसल पे आ जाए। दूसरा, पहले भी मैंने बताया कि यूरिया का प्रयोग कम करना चाहिए, खेतों को लगातार पानी से भर के नहीं रखना चाहिए और लगातार निगरानी करते रहना चाहिए। और कीटनाशकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जरूरत हो। तो इससे, जैसे आपने कहा कि किसानों की आमदन कैसे बढ़ाई जा सकेगी, तो ज्यादा खर्चा किसानों का कीटनाशकों पे भी आता है। तो अगर आप उनके कीटनाशकों पे खर्चा कम कर देंगे तो उससे भी उनकी आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो किसान भाइयों को समेकित कीट प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए और लगातार निगरानी करके, और जब जरूरत हो तभी कीटनाशियों का प्रयोग करना चाहिए। और जैविक कीटनाशक जैसे नीम आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं, खासकर फसल की शुरुआत में। यही है, इससे उनका खर्चा कम होगा, पर्यावरण भी कम प्रदूषित होगा। डॉक्टर दिनेश, ये तो हमने बात की कि कैसे हम पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम एक और समस्या से 2-4 होते हैं, खासतौर पर हमारे किसान जो है, हम देखते हैं कि जो ये खरपतवार होते हैं, ये हमारी जो मुख्य फसल होती है उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं और उस पर असर पड़ता है। तो खरपतवार के लिए भी बताया कि जब हमारे किसान अभी रुपाई कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं और कई किसान पौधशाला तैयार कर रहे हैं, उन्हें अभी से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? धान की फसल में खरपतवार आते हैं जी। और जो दोनों विधियों से हम धान लगाते हैं, जैसे रोपाई विधि से लगाते हैं या फिर सीधी बिजाई से लगाते हैं,
दोनों दशाओं में खरपतवार आते हैं और ख़ास करके अगर हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार ज़्यादा आते हैं। तो जैसे हमने रोपाई विधि से लगाया तो इसके लिए सबसे आसान है ब्यूटाक्लोर का प्रयोग। इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व ब्यूटाक्लोर का आप ले लें और उसको 600 से 800 लीटर पानी में आप घोल बना लें और उसको आप छिड़क दें। छिड़काव आपको रोपाई के 2-3 दिन के अंदर अंदर करना है। इसी प्रकार सीधी बिजाई से जो हमने धान लगाया है तो उसमें हम पेंडिमिथालिन का प्रयोग कर सकते हैं। पेंडिमिथालिन का प्रयोग कर सकते हैं या प्रेटिलाक्लोर नाम की एक दवाई आती है। पेंडिमिथालिन की 1 लीटर मात्रा सक्रिय तत्व की लेनी है आपको और उसको 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क देना है। या फिर प्रेटिलाक्लोर की मात्रा आप 0.3 से 0.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। लेकिन ये दोनों छिड़काव आपको बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर करते हैं। फिर आपका 20-25 दिन बाद अगर आप रासायनिक विधि से नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि खरपतवार ये पेंडिमिथालिन या प्रेटिलाक्लोर से ख़त्म नहीं होंगे, ये दोबारा आ सकते हैं, तो 25 दिन बाद हम बिसपायरिबैक्स सोडियम करके एक हर्बिसाइड एक दवाई आती है, उसकी 25 ग्राम मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें तो जो बाद में खरपतवार आते हैं उनका भी नियंत्रण हो जाएगा। जी प्रीतम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? इसमें डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा खरपतवार में कि जो बिसपायरिबैक्स सोडियम हम डालते हैं तो उसमें क्या सभी तरह के हमारे खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे या कुछ जैसे गांठ वाला मोथा है या उस टाइप के कुछ जो काफ़ी हार्ड माने जाते हैं तो उनके लिए कोई अलग से हमें प्रबंधन करना? देखिए, जो बिसपायरिबैक्स सोडियम है ये दोनों तरह के खरपतवारों को मारती है। चौड़ी पत्ती वालों को भी मारती है, सकरी पत्ती वालों को भी मारती है। हाँ, जो पेरिनियल कुछ होते हैं हमारे जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सही से हम जल प्रबंधन करें धान की फसल में तो खरपतवारों को कम किया जा सकता है। जी जी डॉक्टर सिंह, जैसे कि अभी ब्रेक के बाद जैसे मैं आया तो मैंने कहा कि धान की खेती जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति में निभा रही है और सबसे अधिक पैदा की जाने वाली फसल भी है और खाद्य सुरक्षा में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये बताएं कि जो सरकार का सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाए, छोटे या जो हमारे सीमांत किसान हैं जिनकी जोत 1 हेक्टेयर की है, उनके लिहाज से अभी किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर धान स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जहाँ तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात है 2022 तक, तो इसमें 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो कि खेती की लागत हम किस प्रकार से कम करें जी जी। और दूसरा मुद्दा किस प्रकार से खेती की जो पैदावार हो रही है उसका उचित मूल्य किसानों तक मिले। तो वैज्ञानिक के रूप में खेती की आय लागत जो है उसको कैसे कम करें और विशेष रूप से धान की अगर बात करें तो उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसमें अभी सीधी बिजाई की चर्चा हुई, जिससे धान की रोपाई का खर्चा जो करीब 2200 रुपये 1 एकड़ का आता है वो कम हो जाता है, पानी की बचत होती है। सरकार के द्वारा अभी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की परियोजना जो चलाई गई है तो उसमें जो मिट्टी की स्वास्थ्य है उसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है उसके आधार पे हम उर्वरकों का प्रयोग करें। आमतौर पे किसान भाइयों के बीच में एक धारणा होती है कि 3 कट्टा यूरिया 4 कट्टा यूरिया 1 एकड़ में डाल देना है। अभी सुनने में आया है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया जा रहा है कि जो पहले 50 किलो एक यूरिया के बैग में 50 किलो यूरिया आती थी उसकी मात्रा घटा करके अब 45 किलो की जा रही है। तो जो एक दिमाग में बात बनी हुई कि हमको 3 कट्टे डालना है लेकिन 5 किलो ऐसे आप उसकी कम हो जाएगी मात्रा जो अच्छी रहेगी। और नीम लेपित यूरिया आई जिससे कि इसकी सक्रियता काफ़ी बढ़ी है और उसकी मात्रा हम कम कर सकते हैं। तो इस बिंदु पे उसी तरह से मैंने रोग रोधी किस्मों की चर्चा की। तो जब रोग रोधी किस्मों का प्रयोग किसान भाई करेंगे और हम उन्हें इस तरह की किस्में देंगे तो दवा के छिड़काव के ऊपर जो खर्चा आता है, अभी हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र बता रहे थे कि सबसे बड़ा खर्चा जो है दवाओं का आ जाता है, 4000-5000 रुपये एकड़ का खर्चा दवाओं का आता है। तो इन किस्मों के प्रयोग से वो खर्चा भी कम होगा। और साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में हम सूखे में कम पानी में जो किस्में हो सकें उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और अपने देश में भी अनुसंधान हुआ है जिसमें कि पानी करीब 15 दिन तक खेत में खड़ा रहे रोपाई के बाद, तो उसके बाद भी कुछ किस्में जैसे स्वर्णा सबन है वो उसकी पैदावार सामान्य रूप से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी किस्मों का विकास हम लोग कर रहे हैं जिनके अंदर जलवायु की विपरीत परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन देने की क्षमता हो। तो इन सारे माध्यमों के द्वारा
हम खेती की लागत को कम कर सकते हैं और जिसका सीधा योगदान होगा किसान की आय दुगनी करने में। जी जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने यहाँ पर बताई और कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यही मकसद रहता है कि इस तरह के कार्यक्रमों का हम आयोजन करें, कार्यक्रम रखें किसानों के लिए और ये जो चीज़ें हैं किसानों तक पहुँचें। डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, कम संसाधन लगे, कि उन्हें भाव अच्छा मिले, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से जल स्तर लगातार घटता जा रहा है और कई इलाकों में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है कि पहले तो वहाँ पर धान की खेती अच्छे से होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पानी की समस्या आ रही है, खार की समस्या जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर धान की खेती हमें करनी है तो पानी बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। चाहे हम मतलब कोई सी भी विधि हम लगाएं धान की, तो और ख़ास करके जैसे सीधी बिजाई की बात हो रही है, तो इसमें अनुसंधान कार्य हो रहे हैं और अब जो ड्रिप सिस्टम है इसका भी सुझाव दिया जा रहा है। तो कुछ किसानों ने शुरू भी कर दिया है। सीधी बिजाई करने के साथ साथ कुछ ड्रिप सिस्टम से जो बूंद बूंद टपकदार सिंचाई धान में भी की जा सकती है, इस पर अनुसंधान चल रहा है। साथ ही साथ कुछ पूर्वी राज्यों में कुछ क्षेत्रों में श्री विधि का प्रयोग किया गया है। तो ये सब जो सीधी बिजाई है, श्री विधि है, धान बचाने की, जो धान में पानी जो बचत है उसके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो रही है। जी जी। साथ ही साथ किस्में एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि हमारी जो कुछ परंपरागत किस्में हैं, जैसे किस्म नगीना 22 है, इसके अंदर सूखे के अंदर उगने की क्षमता होती है और भयंकर सूखा होने के बाद भी कुछ न कुछ पैदावार ये किस्म दे देती है। तो अब हम लोगों ने इसके आनुवंशिक गुणों की पहचान की है कि किस कारण से इसके अंदर सूखे के अंदर पैदावार देने की क्षमता होती है, और इस तरह के जो कारक हैं, जो जीन्स हैं, उसको हम बाकी किस्मों में भी स्थानांतरित कर रहे हैं ताकि कम पानी में हम इसकी खेती कर सकें। आमतौर पे जहाँ पर करीब 15 से 20 सिंचाई की ज़रूरत होती है, उसकी मात्रा कम करके अगर हम 5-6 सिंचाई तक ले आते हैं ऐसे जीन्स के प्रयोग के कारण के द्वारा, तो ये भी बहुत बड़ा योगदान होगा पानी की जो मांग है धान की खेती में उसको कम करने में। जी प्रीतम जी, आप कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? मेरा सभी किसान भाइयों से एक निवेदन भी है कि पानी हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि धान बहुत अगेता ना लगाया जाए, अभी भी देखने अगर जैसे कि 15 जून की एक तय सीमा रखी गई, उसके बावजूद भी बहुत से किसान बहुत अगेता लगा रहे हैं। अभी भी किसानों ने लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन हमने अभी नहीं स्टार्ट किया है, हम बारिश अभी शुरू है तब करेंगे। तो सबसे पानी की जैसे बात आती है तो पानी लगातार खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना शुरू वाला जो है पानी का थोड़ा उसका 20 दिन तक हमें पानी का ध्यान रखना होता है कि खरपतवार ना आए उसमें। अगर 20 दिन हमारे निकल जाते हैं तो उसके बाद खरपतवार नहीं आते, धान फुटाव कर जाता है, उसके बाद पानी खड़ा करने की जरूरत नहीं। सिर्फ पानी खेत को सिर्फ नमी उसको दें कि जब खेत हमारा पानी मांग रहा है तो उस टाइम उसको सिंचाई दें, ना कि हम लगातार पानी रखें। जब लगातार पानी खड़ा रखते हैं तो बीमारियों का और कीटों का प्रकोप उसमें बढ़ जाता है। जी जी जी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने, लुधियाना ने अभी एक टेंसियोमीटर करके ईजाद किया है कि वो आप खेत में लगा दो तो उससे वो आपको उसमें एक कलर है, फिक्स कलर है, भी यहाँ तक अगर आपका कलर चेंज होता है तो तब पानी दो। अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो साधारण सा एक हमारा पैरामीटर है कि हम जैसे मेड़ के साथ साथ जब हम देखें कि मिट्टी थोड़ा हमारा सफेद होनी शुरू हो गई है, अंदर हम खेत में चल रहे हैं तो हमारा पैर उसमें लग रहा है, पैर गड़ नहीं रहा है, तो उस समय उसमें सिंचाई दें, लगातार सिंचाइयाँ ना दें। फिर उसमें बाद में जब धान का बाली आने का समय होता है तब उसको थोड़ा पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बीच में उसकी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा अभी ये है कि खादों का जैसे अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, तो एक किसान को जब खेती करता है तो उसको खेती की भाषा आनी चाहिए, इस भाषा को उसको ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उसमें कुछ भी डाले जाओ, उसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारा धान क्या मांग रहा है। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो माँ को पता है कि वो दूध मांग रहा है, बिल्कुल। तो उस तरह हमें खेती को अगर नजदीकी से देखेंगे, उसकी भाषा में पत्ते का पूरा हमें ज्ञान रहेगा, तो हम कम खर्चे में अपना बढ़िया खेती कर सकते हैं, कम पानी में खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा खादों का इस्तेमाल करें तभी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट का जरूरी है, ज्ञान का जरूरी है, बिल्कुल। और वैज्ञानिकों के संपर्क में रहेंगे, उसको ध्यान से करेंगे तो बेहतर हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो लीफ कलर चार्ट विकसित किया गया है, तो उसके रंग की तुलना लीफ कलर चार्ट एक जैसे हमारे धान की पत्ती का जो रंग होता है उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, रंग की गहराई, हरापन उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एक स्टैंडर्ड चार्ट विकसित किया गया है जिसमें अलग अलग रंग दिए गए हैं और वो इस बात के द्योतक हैं कि कितना नाइट्रोजन पौधे के अंदर
है। तो ये कहाँ से उपलब्ध होता है किसान? ये काफ़ी कई लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बाजार में उपलब्ध है लीफ कलर चार्ट। तो अपने धान के खेत में जाकर के पत्ती से उसकी तुलना करके देखें और उसमें एक निर्धारित मापदंड दिए हुए हैं, उसके आधार पर अगर नत्रजन का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो उससे काफ़ी यूरिया की बचत भी होगी और पैदावार भी अच्छी तो ऐसे में ये लागत भी कम होगी, क्योंकि अब किसानों को पता होगा कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है फसल को, और उसी के हिसाब से वो इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो मैं अंत में डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? जो कुछ भी चर्चा आज हम लोग इस कार्यक्रम में किए हैं, इन बातों का ध्यान रखें और निश्चित रूप से इससे आप अपनी खेती की लागत कम करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं। यही मेरा विशेष अनुरोध है आप सभी लोगों से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। और हमारे प्रगतिशील किसान प्रीतम जी भी स्टूडियो मौजूद थे, उन्होंने कुछ किसानों के सवाल भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन तक पहुँचाए। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। आज हमने धान की खेती के बारे में बात की और ये भी जाना कि कौन कौन सी नई किस्में हैं, कौन कौन से अनुसंधान किसानों के लिए किए जा रहे हैं और कैसे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। नए विषय के साथ नए एपिसोड में फिर हाजिर होंगे विचार विमर्श के। आप वहीं मत जाइएगा, देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।